Hello, my dear students. Today we are going to discuss the degree of freedom and internal energy. Degree of freedom and internal energy ये थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बिना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से डील नहीं कर सकते और इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यदि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लें सिस्टम का या किसी गैसेस का तो हम लोग इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री तो आज के क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वी विल फाइंड द इंटरनल एनर्जी, इस एस्पेक्ट्स को भी हम लोग डील करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम लोग पहले एक सिंपल सिचुएशंस की बात करते हैं और फिर हम लोग गैस मॉलिक्यूल और गैस सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे सिंपल सिस्टम यदि हम लोग देखें तो एक सिस्टम है, इसमें ये एक ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? The number of independent ways in which a system can move. अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मोशंस को यदि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारे मोशन कॉन्स्टेंट होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं मोशन। जैसे हम लोग मूव करते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है, हम लोग जंप नहीं कर सकते या फ्लाई नहीं कर सकते, हम लोग एक सरफेस पे मूव करते हैं तो सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लेन हम लोग का मोशंस क्या होगा? टू डायरेक्शनल मोशन होगा, एक्स वाई प्लेन में हम लोग मूव करते हैं। तो एट पर्टिकुलर मोमेंट में या तो हम एक्स पे मूव करेंगे, एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं। तो हमारे लिए हमारा जो मूवमेंट है सरफेस पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्स्ट्रेंट है, हम लोग चिपके हुए हैं सरफेस पे। अब इमेजिन करें हम लोग इस ट्रेन को, तो ये भी कांस्टेंट मोशन है। ये कैसे मूव कर रहा है? ये यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए कांस्टेंट है जो कि रेल स्पेस मूव कर रहा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1 होगी। यदि हम लोग कुछ और एग्जांपल लें, सपोज इसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉय जो एक बॉल को थ्रो कर रहा है। तो ड्यूरिंग फ्लो यदि हम लोग इस बॉल के मोशंस को देखें तो क्या हो रहा है? ये ड्यूरिंग फ्लो इसका मोशन, सपोज ये बॉल यहाँ पे था तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उस केस में ये एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में इसके स्पीड के कंपोनेंट, ये वी एक्स है और इस डायरेक्शन वी वाई। तो ये भी एक प्लेन का मोशन है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में इसका मोशन सिमिल्टेनियसली चलता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी और हर डायरेक्शन में। अब हाँ, ये हम लोग डायरेक्शन और इंडिपेंडेंट मोशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर मोशन के साथ देयर विल बी सम एनर्जी एसोसिएशन। एनर्जी एसोसिएशन क्या है कि जैसे यदि हम बॉडी मूव करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये जो मोशन है उससे एनर्जी का एसोसिएशन होता है, क्योंकि फाइनली इंटरनल एनर्जी हम लोग उसी एनर्जी के से हम लोग इंटरनल एनर्जी क्रिएट करेंगे गैस सिस्टम का। तो अभी पहले हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने डिस्कशंस को डिग्री ऑफ फ्रीडम में, फिर हम लोग आगे उसको एनर्जी से एसोसिएट करेंगे। तो हमने देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फिर कुछ और मोशन हम लोग देखते हैं। ये देखो एक पेंडुलम मूव कर रहा है, ये सिर्फ रोटेशन, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेशनल मोशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और ये भी रोटेशनल मोशन सिर्फ एक एक्सिस के बाद, इस एक्सिस के बाद जो है वो रोटेट करेगा। तो यदि हम इस एक्सिस को जेड मान लें तो ये जेड एक्सिस के बाद ये पेंडुलम रोटेट कर रहा है। अब ये मोशन एक डिस्क का मोशन है, तो इस मोशंस को हम लोग यदि
ये एक डिस्क का मोशन। अब इस डिस्क को यदि हम लोग रोटेट कराएं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ये सिर्फ रोटेशन है, सॉरी गिर गया। हाँ, ये इसका क्या होगा मोशन? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक मोशन है इसका, इस और वो भी ऐसे नहीं रोटेट कर सकता। यदि ऐसे रोटेट होता तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती। तो ये सिर्फ इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुई। लेकिन यदि ये रोटेशन के साथ साथ यदि ये मूव भी करेगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक रोटेशन, सेम ये हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ये डिस्क जब डाउन फॉल हो रहा है तो उस केस में ये इसमें क्या हो रहा है? 2 मोशन एक साथ हो रहे हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और साथ साथ ये रोटेट भी कर रहा है। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2 फॉर दिस रोटेटिंग डिस्क, क्योंकि ये रोटेशन में ट्रांसलेशन भी है इसके साथ अटैच्ड। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बॉडी हैं जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे यदि एक बर्ड के मोशन को फील करें तो बर्ड क्या है? वो XYZ तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन यदि बर्ड रोटेट भी कर रहा है, जैसे बहुत बार काइट्स जब ऊपर में उड़ती है तो वो रोटेट भी करती है, तो जब रोटेशन होगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगी। और यदि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रोटेशन करने लग जाए XYZ, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएगी। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन के लिए और 3 रोटेशन की। तो एक बड़े बर्ड, छोटे बर्ड्स में रोटेशनल मोशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े बर्ड्स में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, क्योंकि वो रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखना है कि मोशन के साथ एनर्जी का भी एसोसिएशन होता है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के साथ कौन सा ये ट्रांसलेशनल, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएशन। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस केस में यदि ट्रांसलेशनल मूवमेंट है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में हम मैनिफेस्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट। यदि बॉडी रोटेट करेगी तो यहाँ भी एनर्जी होगा। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा कि ट्रांसलेशन के साथ भी एनर्जी है, रोटेशन के साथ भी एनर्जी का एसोसिएशन होता है, और वाइब्रेशन के साथ भी एनर्जी का एसोसिएशन होता है। ये वाइब्रेशन के साथ कैसे एनर्जी है? 2 बॉडी है और ये वाइब्रेट कर रही है। इसको यदि मैं स्प्रिंग से अटैच कर दूं तो ये वाइब्रेशन, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ मोशन हो सकता है किसी बॉडी के लिए, वाइब्रेशनल, जिसको अभी तक हमने देखा। इस एग्जाम्पल को देखें, हाँ यहाँ पे ये वाइब्रेशन हो रहा है या फिर ये वाइब्रेशन हो रहा है। ये 2 बॉडी है अटैच्ड है और ये वाइब्रेशनल, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये भी एक इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल देखा था, रोटेशन देखा था, लेकिन वाइब्रेशन को हम लोग यहाँ पे देखा कि 2 बॉडी अटैच है स्प्रिंग सिस्टम से। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कैसे हो गई इस फॉर्म में, वाइब्रेशनल फॉर्म में? क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रहा होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, हाफ के एक्स स्क्वायर जो हम लोग ने स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएट होता है। क्योंकि फाइनली हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी प्रोसेस करेगा वो सिस्टम, उसके हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके एक बहुत फेमस लॉ है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो बताएगा कि जब बॉडी
मैक्सवेल ने बताया था कि जब बॉडी मूव करती है तो बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, लेकिन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। ये जब हम लोग डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो ये चीज़ हमें सही नहीं लगेगी। जैसे इसमें तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इस केस में तो इसी फॉर्म में एनर्जी होगी, तो शेयरिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि हम लोग इस केस में कहें, और इस केस में कहें कि जब बॉल को थ्रो किया गया तो ये बॉल एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में सेम एनर्जी प्रोसेस करेगा। नेचुरल है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। पोटेंशियल एनर्जी अब हम अवॉइड कर रहे हैं, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म को देखें तो ये गलत होगा। क्यों कहना गलत होगा? क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एनर्जी है, वाई डायरेक्शन में तो एनर्जी है ही नहीं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, लेकिन इस पोजीशन में जो सिर्फ सारी एनर्जी, इस बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगी। वाई डायरेक्शन में चूँकि मोशन ही नहीं है तो mv² क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में जो इक्विपार्टीशन लॉ है मैक्सवेल का, जिसमें वो ये लॉ कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम एनर्जी होती, वो फेल हो जाता। तो एक ऐसे सिस्टम में देखें जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे ये लॉ सही होती है। लॉ को हम लोग ज़रा से स्टेट करते हैं कि ये लॉ क्या कहता है कि फॉर ए डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसलिए ये डिफरेंट सिस्टम की बात कर रहा है, ये गैस सिस्टम की बात कर रहा है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे ये लॉ अप्लाई होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में जैसे हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, यदि हम इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट वर्क हेयर एंड इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज it will only true in a system where there is a large number of molecules and the system is in thermal equilibrium. The total energy of the system is shared equally by all degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is half kBT. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। और बस यही लॉ जो है मुझे सिंपल चीज़ को क्लियर बना देता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये एनर्जी एसोसिएटेड तो हो गया, इंटर एनर्जी निकल आएगा। वो हम लोग देखेंगे कैसे डील करेंगे। तो अभी हम लोग यदि हम लोग इस लॉ को थोड़ा सा और ट्राई करें, ये तो एक लॉ है, लेकिन क्या हम इस लॉ को फील कर सकते हैं? एग्जैक्टली फील कर सकते हैं। अब जैसे ये एक सिस्टम को देख रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ये फिर भी बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन यदि रियल लाइफ में देखें तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक छोटे से वॉल्यूम में भी। तो ये एक लार्ज, इसको हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लें, और ये सब रैंडम मोशन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर मोमेंट में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं इसको कि इसमें एक्स वाई जेड और तीनों डायरेक्शन में जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, जो नेचुरल है, मोनोटॉमिक गैस है, स्मॉल मास है, उस केस में तीनों ही एक्सिस में जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएं? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये एक कंटेनर है जिसमें गैस है, एक सर्टेन टेम्परेचर्स पे गैस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, डे टू डे लाइफ में यदि हम दो मॉलिक्यूल का कोई सिस्टम मान लें तो हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम में सिर्फ दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो वहाँ पे इक्विपार्टीशन लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज हो और मोशन रैंडम और कैरेटिक हो तो उस केस में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सही होगा। और यदि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट्स में देखें तो देखें कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स में मूव कर रहे हैं, कुछ वाई में, कुछ जेड में, और
एनर्जी जितने एक्स में मूव करेंगे उसकी एनर्जी को यदि हम फाइंड आउट करेंगे वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट तीनों इक्वल होंगे। तो ये लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये लॉ हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी को एसोसिएट करता है एक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी हो गई फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतनी एनर्जी। तो यदि किसी बॉडी में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? 3 इंटू हाफ kBT। kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये kb कुछ नहीं होता, ये जो गैस कांस्टेंट R है इसको यदि हम नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, 1 मोल के लिए फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर 1 मोल ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R आ गया। तो 1 मोल गैस में हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ RT, और यही एनर्जी जो है फाइनली हमारे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी है क्या और कैसे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से कनेक्टेड है। तो अब एक बार इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं। Internal energy of a gas is defined to be the total energy of a gas when the center of mass of the gas is at rest, and the internal energy consists of kinetic energy and the potential energy. अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के फॉर्म में होता है ये एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली तभी एग्जिस्ट होती है यदि हम लोग गैस मॉलिक्यूल की बात करें कि सपोज ये 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यदि इस दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की। कब? जब ये इंटर का मॉलिक्यूलर। लेकिन आइडियल गैस यदि हम लोग मान लें, अपने आइडियल गैस के केस में क्या होगा? ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? 0। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यदि 0 हो गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी अपने आप क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों ही केस के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए सिर्फ ये एक फॉर्म बचा, और ये जो k है ये k काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी भी 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो एक ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल। तो यहाँ जो k है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या तो वो ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल होगा। और वाइब्रेशन में भी होता है एसोसिएशन, किसका? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर में 0 हो जाती है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमने इंटर एनर्जी को डिफाइन किया। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि यहाँ पे देखें कि ये इंटर एनर्जी कह रहा है कि व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस इज एट रेस्ट, व्हाट डज इट मीन? हियर it is a box, and in this box there is a large number of molecules which are in a random motion, और ये molecules जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हर बॉडी का वेलोसिटी और उसका मास, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके, और हम लोग यदि उसका एवरेज निकालें तो हमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फीलिंग आ जाएगा। क्या यदि हम इस बॉक्स को मूव करा दें एक सर्टेन वेलोसिटी से, सपोज
हमने वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये बॉडी जो है वो किधर जा रही है, मूव कर रही है। तो क्या का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गया, क्योंकि पूरा बॉक्स जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो सारे मॉलिक्यूल को मिल गया। लेकिन नहीं, जब ये वेलोसिटी 0 थी तो भी उतना ही एनर्जी था। जब ये रेस्ट में था, वेलोसिटी 0 था, तो ये रेस्ट में था, तो उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो इंटरनल एनर्जी क्या था, दोनों ही केस में सेम होगा। इंटरनल एनर्जी देयर इज नो विल बी सेम, दोनों ही केस में एक ही होगा। ये क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब फाइंड आउट करेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा, जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी, वही इंटरनल एनर्जी का पार्ट होगा। तो इसलिए इस डेफिनेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, उसको हमें केयरफुली, द इंटरनल एनर्जी मस्ट बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट की जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इंटरनल एनर्जी के साथ। हाँ, हम लोग ऑलरेडी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स का वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि मेरा गैस आइडियल था। For ideal gas, this potential energy of the molecule will be neglected. तो और ये इंटर एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम से अटैच है। कैसे है? ये है मेरा जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि 1 मोल गैस के लिए यदि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगी F2/RT, और यही मोल के जगह पे यदि हम मॉलिक्यूल लिख लें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ F तो होगा ही, KT हो जाएगा, और ये K जो होगा वो मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए F/2 KT, बस ये R और K में फ़र्क आएगा। और यदि n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई। तो इस फार्मूला से हम लोग किसी भी गैस का या किसी भी सिस्टम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। अब इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होता है। हम लोगों ने देखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर में ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये टेम्परेचर कितना होता है? ये 1000 केल्विन। ये इसी केल्विन के ऊपर जो है, इससे जब सिस्टम का टेम्परेचर 1000 केल्विन से ज़्यादा हो जाए, जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर कहेंगे, सिर्फ उसी केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करेगा, और उस फॉर्म में एनर्जी तब भी एग्जिस्ट करेगी। तो जो अभी हम लोगों ने देखा कि जब 2 मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे, ये तभी एग्जिस्ट करती है जब सिस्टम का टेम्परेचर 1000 केल्विन से ज़्यादा हो। तो 1000 केल्विन एक हाई टेम्परेचर है। नॉर्मली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग डील करेंगे उसमें ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें इस फैक्ट को जानना समझना है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें नॉर्मली जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है या हाई भी टेम्परेचर होगा तो 1000 केल्विन से कम होगा, तो हम लोग इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो चीज़ें और सिंपल हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम
सिंपल हो गया, सिर्फ ट्रांसलेशनल बचा, रोटेशनल बचा, और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से फील कर सकते हैं और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। बहुत जब भी जैसा सिचुएशन आएगा हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और तुरंत हमें इंट्रा एनर्जी मिल जाएगी। तो नाउ द to find out the intra energy becomes very easy because we understand the degree of freedom and we can easily find the degree of freedom for any gas either be monoatomic, diatomic, triatomic। देखेंगे हम लोग हर टाइप के गैसेस को। तो यहाँ पे हम लोग मोनोएटॉमिक गैस क्या है, एक बॉल है और ये बॉल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3 होगी। रोटेशन क्यों नहीं होगा ये हम लोग बात करेंगे कि तो ए मोनोएटॉमिक गैस विल हैव वन लाइक हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, दीज आर द मोनोएटॉमिक गैस। और ये मोनोएटॉमिक गैस एक स्फेयर है, स्मॉल साइज का स्फेयर। अब इसके मोशंस को यदि देखें तो ये 3D में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुई। ठीक है, एक्स ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो DOF इसका 3 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अब रोटेशन को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। रोटेशन क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बॉल रोटेट तो कर सकता है लेकिन रोटेशन में उसकी एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि हम लोग बॉल को देखें तो ये एक स्मॉल बॉल है और ये रोटेट कर रहा है मान लिया, तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कितना होता है, 2/5। हम इसको स्फेयर मान लें तो mr स्क्वायर। ये 2/5 mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी स्फेयर। और हम एटम को, मोनोएटॉमिक गैस को हमने मान लिया कि ये एक स्फेयर है, r इसका रेडियस। इमेजिन कर सकते हैं कि ये r जो है एक एटम का कितना होगा। सारे जो मास होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जो एटम की साइज होती है और जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। और सारे मास जो होंगे 99.9% मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस। इट मीन्स दिस रेडियस बिकम्स वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल, ये स्मॉल हो जाता है रेडियस, ये स्मॉल हो जाता है। तो ये रेडियस इतना स्मॉल हो गया कि ये आई जो है वो 0 हो जाती है, 0 के अप्रोचिंग। मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई बिकम सो लो दैट दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा है, रोटेशन वाला है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT यही इंटरनल एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों इग्नोर करते हैं हम लोग? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो वाइब्रेशनल फॉर्म में होता है, क्योंकि मेरा गैस आइडियल है तो वो भी ख़त्म हो गया। रोटेशनल इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि स्फेयर मेरा बहुत स्मॉल है, एटम की साइज़ बहुत छोटी है, एटम कैन बी कंसिडर एज ए पॉइंट मास। उस केस में हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उस केस में मेरा एनर्जी जो है रोटेशनल फॉर्म में 0 हो जाता है। तो ये हो गया मोनोएटॉमिक गैस। हम लोग डायटॉमिक पे डिस्कस करें। वेरी सिंपल, डायटॉमिक को यदि हम लोग देखें तो पहले हम लोग ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 XYZ, तो 3 हो गए। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 है। ये 2 क्यों है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये 2 डम्बल शेप का 2 एटम्स यहाँ पे हैं
और ये रोटेट हो रहा है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये दो एटम अटैच हैं, कुछ ये पेन यहाँ मान सकते हैं हम लोग, दो एटम, दो स्मॉल स्फीयर। अब ये रोटेट हो रहा है, यदि ये रोटेट करेगा तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा इस एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जीरो होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट मोनोएटॉमिक गैस में डिस्कस किया कि इस एक्सिस के अबाउट जो है रेडियस आर जो है वो है नहीं, वो इतना स्मॉल है, सारे मास कहाँ पे हैं, इसी एक्सिस पे हैं, इसका एटम का न्यूक्लियस इसी एक्सिस पे है, तो आर क्या हो गया, जीरो। तो ये जो आर है ना, ये आर, दिस आर इज ऑलमोस्ट जीरो, उसी के वजह से ये आई जीरो हो गया, और उसी के वजह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब बचा क्या, सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा नहीं कि रोटेट नहीं कर रहा है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन उस रोटेशन से कोई एनर्जी नहीं वो क्रिएट कर पा रहा, तो इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर दें। और यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस डायग्राम में जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम में ये पेन जो है, पेन नहीं, ये जो डायटोमिक एटम है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसमें एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ मास है, ये पॉइंट मास, दोनों के बीच सेपरेशंस है, तो इट विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इसमें एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि हाफ आई ओमेगा कितना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैक्सवेल ने बता दिया है कि इसकी एनर्जी क्या होगी। यदि एक मॉलिक्यूल है तो हाफ के टी, वेरी सिंपल, ये निकालने की ज़रूरत नहीं। और उसी तरह यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस मेरा ये है, और इसके अबाउट यदि हम इसको मॉलिक्यूल मान लें, इस पेन को, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे तो एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और इसमें एनर्जी होगी, और ठीक एग्जैक्टली वो हाफ के टी के बराबर होगा, क्योंकि हर के साथ हाफ के टी एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी जीरो है क्योंकि आई जीरो है। तो अब सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, ये हम लोग ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि बहुत लो टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर नॉर्मली 80 केल्विन, अराउंड -200 डिग्री, -190 डिग्री, इसके रेंज में जब टेम्परेचर चला जाता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो रोटेशनल एनर्जी जो अभी एग्जिस्ट कर रहा था वो भी गायब हो जाता, it will vanishes at this low temperature. Therefore, normally this temperature is so low, -190, कोई भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग डील करेंगे वो इतने लो टेम्परेचर में नहीं होंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन आएंगे नहीं, तो हमारे लिए बस ये एक फैक्ट की तरह हमें जानना है कि यदि बहुत लो टेम्परेचर देगा तो उस फॉर्म में ये वाली जो रोटेशनल डिग्री है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल एग्जिस्ट करता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जिस रेंज में हम लोग डील करते हैं उसमें इतना लो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। ये सिर्फ डायटोमिक गैस के साथ नहीं है, ये जो थ्योरी है लो टेम्परेचर वाली, ये हम लोग किसी भी डाई पॉली एटॉमिक गैस उसके साथ जहाँ पे भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वहाँ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और डायटोमिक गैस में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब टेम्परेचर लार्ज हो जाए, और ये लार्ज टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन से ज़्यादा। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी हम लोग फील भी कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, और उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये भी टेम्परेचर बहुत हाई है, और नॉर्मल जो हमारा जो क्वेश्चंस में
टेम्परेचर्स होंगे वो इस रेंज के नीचे होंगे, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के लिए। तो फॉर नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर को हमारे लिए 80 केल्विन भी बहुत छोटा टेम्परेचर है, 80 से 1000 केल्विन के बीच, इसके बीच जो है सिर्फ ट्रांसलेशन, रोटेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ यही होंगे इस टेम्परेचर के रेंज में, 80 से 1000 केल्विन। और यही मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में के रेंज में हमें सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को डील करना है। तो चीज़ें सिंपलर हो रही हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, लेकिन इस फैक्ट्स को समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक में कुछ इस फॉर्म में होता है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो ये वाइब्रेशन है, सिंपल है। लेकिन ट्राइएटॉमिक में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5 डिग्री। 5 डिग्री कौन सा? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0। अब ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो ट्राइएटॉमिक गैस में क्या हो रहा है कि हम इसमें 2 टाइप के ट्राइएटॉमिक गैस, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। तो लीनियर गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इस केस में मोशन जो है वो 3 ट्रांसलेशनल, जैसे डायटोमिक में था वो XYZ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और रोटेशन क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग उसमें डील किए थे, क्योंकि एक एक्सिस के बाद जो है वो नहीं होगा। अब यदि हम लोग इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये हाई टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में होता नहीं है। तो हम लोग, ये है वाइब्रेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमें हाई टेम्परेचर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा? जितना डायटोमिक में जैसे मोशन होता था एग्जैक्टली उसी मैनर में मोशन होगा। इसमें भी एक एक्सिस के बाद इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगलेक्ट की हम लोग कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 एक्सिस के बाद रोटेशनल और 3 एक्सिस के बाद ट्रांसलेशनल, तो टोटल 5। और हाई टेम्परेचर पे ये चीज़ बढ़ के 7 हो जाएगी, ये हाई टेम्परेचर पे। हम लोग ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें तीनों ही एक्सिस के बाद जो है मोशन में एनर्जी होगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन हो रहा है इस मॉलिक्यूल का, इस फिगर में वाई एक्सिस के बाद रोटेशन होगा तो उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और एनर्जी होगी, और इसमें जेड एक्सिस के बाद, तीनों ही एक्सिस। तो 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए एग्जिस्ट करता है, और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए फैक्ट जानना है कि हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट होता है, लो टेम्परेचर में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नॉन लीनियर गैस जैसे N2O, SO2, H2O, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। उस केस में हम लोग सिर्फ 2 ही वाइब्रेशनल को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल होगा, 3 ट्रांसलेशनल होगा, टोटल 6। और जो वाइब्रेशनल मोड है ये एक जस्ट फैक्चुअल चीज़ है समझने के लिए कि हाई टेम्परेचर्स में जो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल सिर्फ 2 नहीं होगा। 2 किस फॉर्म में? एक बेंडिंग के फॉर्म में भी एनर्जी होती है। ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन भी देखो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और क्योंकि हमें डील करना नहीं है वाइब्रेशनल मोड्स, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग ऐसे भी वाइब्रेशंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं ज़रूर, लेकिन ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर।
तो फाइनली यदि हम लोग इतने डिस्कशन के बाद एक सिंपल सा डायग्राम बनता है, एक सिंपल सा चार्ट बनता है, इट्स वेरी इजी टू लर्न, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो ये निकालना इंटर एनर्जी हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। मोनोटॉमिक के लिए सिर्फ 3, हर मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2 kT और मोल के लिए 3/2 RT। डायटॉमिक के लिए 3 to 5, 2 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल। टोटल वाइब्रेशन को नेगलेक्ट कर दिया था, और बहुत लो टेम्परेचर में यही बताया था कि रोटेशन भी नेगलेक्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशन रोटेशन की बात करेंगे। तो 5/2 kT ट्राइएटॉमिक लीनियर के केस में वही होगा जो डायटॉमिक में होता है, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के केस में ये इंक्रीज होके 3 और 3 6 हो जाता है। कुछ भी याद करना नहीं है और चीज़ें एकदम सिंपल हो गई। और हम लोग अब इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे कितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कितना भी नंबर ऑफ मोल्स हो।